मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। आज की कक्षा में मैं आपको भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा करूंगी, जिन पर कि आपकी परीक्षा में प्राय प्रश्न आते रहते हैं। वन बाय वन हम इस कक्षा में उनको समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको भी एक एक चीज़ आसानी से समझ में आ सके और यह आपके परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी रहेंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो इस कक्षा में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण की, जिस पर भी आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं। राष्ट्रपति पर लगने वाली महाभियोग प्रक्रिया की, राष्ट्रपति को जो क्षमादान का अधिकार प्राप्त है, की शक्ति प्राप्त है, उस पर, और राष्ट्रपति को जो भारतीय संविधान ने विवेकाधीन शक्तियाँ दी है, यानी जिन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार कर सकता है, उनके बारे में बात करेंगे हम बच्चों। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से। भारत के राष्ट्रपति को बच्चों, आपको पता है कि उसमें सभी कार्यपालिका शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में सिद्धांततः निहित होती है। व्यवहार में वह मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री में होती है, यह अलग बात है, परंतु सिद्धांततः भारत के राष्ट्रपति में सभी कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती हैं, जिनका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है तथा उनकी सलाह परामर्श के अनुसार उनका प्रयोग करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 में ऐसी दो स्थितियों का उल्लेख किया गया है बच्चों, जबकि भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है या भारत का राष्ट्रपति विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है। पहले, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की, जो सबसे पहला सत्र होता है चुनावों के बाद, उसके शुरू होने पर जो लोकसभा निचला सदन यानी लोकसभा की पहली बैठक होती है, वहाँ राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संबोधित किया जाता है। और दूसरा, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में भी राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है। तो एक तो चुनावों के बाद का पहला सत्र जो लोकसभा का होता है उसमें, और दूसरा प्रति वर्ष जो पहला सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति को अभिभाषण देने का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण में होता क्या है बच्चों? तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और आने वाले वर्ष की योजनाओं का उल्लेख होता है। साथ ही इस अभिभाषण से हम, या आप कह सकते हो जनता, एक तरह से सरकार के एजेंडे और वो किस दिशा में काम करेगी, उसका फ्रेमवर्क क्या रहेगा शासन में, नीतियों के संचालन में, यह राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही सबको पता चलता है। अब हम बात करते हैं बच्चों राष्ट्रपति पर लगने वाली महाभियोग प्रक्रिया का। तो आर्टिकल 61 में इसका प्रावधान है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर अपदस्थ करने का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 61 में। उसकी प्रक्रिया क्या है बच्चों? तो उसमें 2-3 पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला यह कि महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव दोनों सदन, लोकसभा
या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। दूसरी बात, जो भी सदन यह प्रस्ताव लाता है, आवश्यक है कि उस प्रस्ताव पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षरित और लिखित प्रस्ताव उस सदन के पीठासीन अधिकारी को सौंपा जाए और फिर पीठासीन अधिकारी 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इस महाभियोग प्रस्ताव की सूचना देता है, जानकारी देता है। इसके बाद बच्चों, राष्ट्रपति या तो स्वयं सदन में उपस्थित होकर अपने आरोपों की पैरवी कर सकता है या अपना कोई प्रतिनिधि भी नियुक्त कर सकता है अपने इन आरोपों की, जो उस पर महाभियोग के तहत लगाए गए हैं, उनकी पैरवी करने के लिए। इसके लिए वह स्वतंत्र है कि वह स्वयं जाए या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजे। इसके बाद बच्चों, जिस सदन में यह प्रस्तावित किया जाता है महाभियोग का, यदि वह लगाए गए सभी आरोपों को सही समझता है तो फिर उस पर मतदान होता है और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वह सदन प्रस्ताव पारित कर देता है और यह पारित प्रस्ताव फिर दूसरे सदन को भेजा जाता है। यानी यदि यह लोकसभा में लगा है तो राज्यसभा को भेजा जाएगा और राज्यसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव लाया गया है तो वो लोकसभा को भेजा जाएगा। अब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे सभी आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाता है, एक समिति का गठन करता है और यह समिति भी यदि राष्ट्रपति पर लगे आरोपों को सही पाती है तो दूसरे सदन में भी फिर वही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। इस प्रकार बच्चों, जब दोनों सदनों में प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को फिर अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, या आप कह सकते हो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। अब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा बच्चों? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि राष्ट्रपति तो त्याग पत्र दे देता है, तो उस समय राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करेगा? तो इसके लिए भी हमारे संविधान में व्यवस्था है बच्चों। आर्टिकल 62 के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति को 6 महीने के लिए राष्ट्रपति पद का दायित्व संभालने के लिए दिया जाता है और यदि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति उस पद को संभालने में असमर्थ होता है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह राष्ट्रपति पद पर आसीन हो। और यदि सुप्रीम कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश बच्चों यदि किसी कारणवश उस पद को संभालने में असमर्थ रहता है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ही किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को फिर यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह राष्ट्रपति के पद का दायित्व संभाले। अब यहाँ पर एक उदाहरण है, एकमात्र उदाहरण है मैं कहूँगी। अभी तक केवल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला खां ही राष्ट्रपति के दायित्व को संभाले हैं। आज तक केवल एम हिदायतुल्ला ही वह मुख्य न्यायाधीश है बच्चों जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। अब बात करते हैं बच्चों कि यह तो महाभियोग प्रक्रिया के तहत जब राष्ट्रपति
अपदस्थ किया जाता है या उसको त्यागपत्र देना पड़ता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। परंतु यदि राष्ट्रपति की पद की रिक्ति राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के साथ होती है, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव उसकी कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही कर लिए जाने का प्रावधान है। और यदि किसी कारणवश इसमें देरी हो जाती है नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाने में, तो तब तक यह व्यवस्था है कि जब तक नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है, पुराना राष्ट्रपति ही कार्यभार संभाले रहेगा। अब बात करते हैं बच्चों हम एक और टॉपिक जिस पर आपके परीक्षा में प्रश्न आता है, राष्ट्रपति को प्राप्त विवेकाधीन शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति को प्राप्त वे शक्तियाँ जिनका प्रयोग वह विवेक के अनुसार कर सकता है या संविधान ने उसको यह अधिकार दिया है कि वह इन शक्तियों का उपयोग अपने विवेक से कर सकता है। पहली है वो शक्ति आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को समय समय पर मिलकर राज्य के मामलों और भावी विधेयकों के बारे में सूचना देगा। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है बच्चों कि वह सूचना प्राप्त कर सकता है प्रधानमंत्री से इस मामले में, और अपने इस अधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति कभी भी ला सकता है। और इसका परिणाम या आप कह सकते हो इसका प्रभाव यह रहता है कि इसके माध्यम से वह मंत्रिपरिषद को जो विधेयकों का निर्णय होता है उनके परिणामों की चेतावनी भी दे सकता है। यानी सूचना 78 के तहत राष्ट्रपति को जो ये सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया है भारत के संविधान ने, इसका प्रयोग करके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर आप कह सकते हो उनके द्वारा लिए गए निर्णयों और उनसे होने वाले परिणामों के संदर्भ में एक तरह से चेतावनी देने का काम कर सकता है यदि वो चाहे तो। अब दूसरी जो शक्ति प्राप्त है विवेकाधीन की वो है बच्चों कि जब किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है हमारा संविधान कि वह अपने विवेक के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे। पूर्व की कक्षाओं में मैंने आपको डॉक्टर संजीव रेड्डी का उदाहरण देके समझाया भी था बच्चों, जबकि उन्होंने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री का पद सौंपा था। एक और शक्ति है राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्तियों में, वह है निलंबन वीटो या पॉकेट वीटो की, जो उसको वीटो पावर है। इस पर भी हम किसी कक्षा में डिस्कस करेंगे बच्चों कि जो ये उसको वीटो पावर दी गई है, इस पर भी सवाल आता है आपके। यह भी इसकी विवेकाधीन शक्तियां हैं। आगे की कक्षाओं में मैं आपको इस पर विस्तार से भी बताना चाहूँगी। एक और शक्ति जो उसको प्राप्त है विवेकाधीन शक्तियों में, वह है बच्चों कि वह संसद के दोनों सदनों की बैठक को आहूत करवा सकता है या कराने का अधिकार रखता है। एक और शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद के जो सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्धारण जो है वो राष्ट्रपति, यदि कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से भी कोई निर्णय लेता है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से उस पर विचार करने के लिए कह सकता है। अब एक और राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति की बात करें बच्चों तो वह है कि लोकसभा का विघटन करने का, लोकसभा भंग करने का अधिकार यदि मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है
और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल इसकी सिफारिश करता है कि लोकसभा भंग कर दी जाए, तो उसको लोकसभा के विघटन का भी विवेकाधीन शक्तियों के तहत अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ भी देता है। अब हम आते हैं राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं उस पर बच्चों। तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को ये क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला तो है कि क्षमादान, यानी इसके द्वारा राष्ट्रपति दोषी को दिए गए दंड को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है और उसको सभी आरोपों व दंड से मुक्त कर सकता है, यानी पूरी तरह से पूर्ण क्षमा। दूसरा है इसमें जो शक्ति है वह यह है प्रविलंबन की। प्रविलंबन क्या है बच्चों? कि जैसे इसके द्वारा अस्थायी रूप से वह किसी भी दंड को टाल सकता है। जैसे मृत्यु दंड की बात करें तो यदि किसी को मृत्यु दंड दिया गया है न्यायालय द्वारा, तो वह राष्ट्रपति उसको कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से टाल सकता है और इसका प्रयोग दंड के अनुपालन में विलंब से होता है। यानी मृत्यु दंड की सज़ा थोड़े टाइम के लिए आप कह सकते हो बच्चों उस आरोपी की टल जाती है। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सज़ा को भी क्षमा करने का अधिकार रखता है, परंतु यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि राज्यपाल को सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सज़ाओं को क्षमा करने का अधिकार नहीं मिल रहा है। इसके साथ क्षमादान की शक्ति में एक और जो शक्ति है वह है लघुकरण की। लघुकरण के तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है बच्चों। जैसे किसी को मृत्यु दंड दिया है तो वह उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है। क्षमादान की शक्ति के ही तहत एक और शक्ति है या आप एक और प्रकार से वह क्षमादान कर सकता है, वह है परिहार। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी अपराधी की सज़ा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी सज़ा की अवधि को कम कर सकता है। यानी सज़ा की जो प्रकृति है वो तो वही रहेगी, पर जो अवधि है उसको राष्ट्रपति द्वारा कम किया जा सकता है या उसको कम करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। जैसे 5 वर्ष के कारावास को वह 2 वर्ष में बदल सकता है। इसके अलावा बच्चों इसी के तहत एक और शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, वह है विराम की। यानी राष्ट्रपति यदि चाहे तो विराम के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में अपराधी की सज़ा को विराम दे सकता है, यानी कम कर सकता है। जैसे विशेष परिस्थितियाँ यानी शारीरिक रूप से यदि कोई अपंग हो या फिर गर्भवती महिलाएं हों आदि के संबंध में राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग काम में ला सकता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति को जो वीटो की शक्तियाँ प्राप्त है बच्चों, वो 3 प्रकार की प्राप्त हैं। एक आत्यंतिक वीटो, एक विलंबकारी वीटो और एक जेबी वीटो। इस पर मैं आपको किसी और कक्षा में विस्तार से बताना चाहूँगी। तो आज की कक्षा में बच्चों हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण, उस पर लगने वाली महाभियोग की प्रक्रिया,
उसको प्राप्त विवेकाधीन की शक्तियों और उसको प्राप्त क्षमादान के अधिकार पर, कि वह कितने प्रकार के उस क्षमादान के अधिकार में कितने प्रकार की शक्तियाँ रखता है, उन पर चर्चा की। इन सभी पर आपकी परीक्षा में प्राय प्रश्न आते हैं। तो इसीलिए मेरा सोचना था कि आपको यदि छोटे छोटे संक्षिप्त रूप में इनको समझाया जाए तो आपको इनको समझने में ज़्यादा आसानी होगी और होपफुली आपको यह बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो अगली कक्षाओं में भी हम जो इस तरह के राष्ट्रपति से संबंधित छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं, आप कह सकते हो राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।